हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। भाई देखो, आज की जो क्लास है इसमें हम जो हमारा जो टारगेटेड था, जिसमें हमने क्या है, एक क्वेश्चन डेली का करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है आप इसे देखो, क्या कह रहा है इसमें कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। तो इसमें पूछा हुआ है कि भाई मेन फीचर्स क्या क्या है। एक तो वैदिक सोसाइटी के और रिलीजन के। दूसरा क्या है, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। ये क्या कह रहा है कि भाई क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आज के टाइम में जो ये फीचर्स है, क्या आज भी इंडियन सोसाइटी में है। 250 वर्ड में लिखना है। यूपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं बतानी है। क्या आपको लगता है कि कुछ विशेषताएं अभी भी भारतीय समाज में प्रचलित है। ये आपका क्या है, 250 वर्ड का एक क्वेश्चन है। अब देखो इसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। अगर हम अप्रोच की बात करें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि भाई मेन अप्रोच इसकी क्या है, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है वैदिक पीरियड को। दूसरा, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। मान लो भाई वो उसका जो टाइम पीरियड वगैरह ये सब, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वैदिक सोसाइटी का। फिर हमें डिस्कस करना है मेन फीचर किसके, वैदिक सोसाइटी के और रिलीजन के। और फिर हमें ये बताना है कि क्यों वैदिक जो लेगेसी है वो रेलेवेंट है आज के टाइम में, आज भी उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखो इसमें एक हिडन चीज और थी। वो हिडन फैक्टर क्या था कि हमें ऐसे फैक्टर भी बताने हैं जिनकी वजह से जो वैदिक ट्रेडिशन था वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, साथ में फिर कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन बता देना है। लेकिन कंक्लूजन भी कैसा बताना है, आपको इसमें मेन रिफ्लेक्शन डालना है कि भाई जो वैदिक सोसाइटी है वो किस प्रकार से, वो जो लेगेसी है वो मॉडर्न इंडिया में आज के टाइम में हमें देखने को मिल रही है। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद भी आज के टाइम में कुछ ट्रेडिशन है वो बचे हुए हैं। और लेकिन वो एक प्रकार से क्या है, वो जो टैलेंट जो जो एक प्रकार से जो इतने मतलब भाई जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके टाइम में भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होने की वजह से किस प्रकार से ये ट्रेडिशन है वो बैलेंस कर रहे हैं उस डिमांड को। तो बस ये थोड़ा सा बेसिक इसके अंदर कंक्लूजन बता देना है। भाई हिंदी में अगर देखें तो भाई वही है, दृष्टिकोण में क्या करना है भाई, आपका मेन क्या है, वैदिक काल के बारे में बताना है, ऐतिहासिक संदर्भ बता देना है। फिर संक्षेप में उसका परिचय बताने के बाद वैदिक समाज के कुछ महत्वों को उल्लेख कर देना है। बाद में जो वैदिक समाज है और जो धर्म है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताना है। और जो वैदिक जो विरासत है, ठीक है, कैसे वो प्रासंगिक है और इनकी जो परंपराएं हैं, जो मतलब जो वैदिक परंपराएं हैं क्यों कम होने लग रही है, क्या ऐसे कारक थे। ठीक है भाई, देखो आधुनिक भारत में वैदिक समाज की स्थायी विरासत है। और आपको पता होगा कि जो ये बदलती दुनिया में जो मांग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब बहुत तेजी से ये दुनिया बढ़ रही है। और उसकी वजह से जो हमारी जो परंपराएं हैं उनको संतुलित करने के लिए जटिलताओं पर चिंतन के साथ इसको समापन करना है। कि भाई जो उसमें जैसे कि भाई आज के टाइम में हम क्या होते हैं कि भाई पहले जो ट्रेडिशनली जो चीजें बनती थी वो बननी बंद हो गई है। क्यों, आजकल क्या है, वो ट्रेडिशनल चीजें जब बननी बंद हो गई है तो उनके जैसी आर्टिफिशियल चीजें आनी शुरू हो गई है। तो वो ट्रेडिशनल जो था ना, जो पुराने टाइम की चीजें वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो हम ये सोच जाते हैं कि क्यों ना मैं इसका यूज करना बंद कर दूं, जब जरूरत होगी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो चीजें है ना आज के टाइम में, जब मॉडर्न टाइम है तो उसमें कैसे ये जो है उसको चेंज कर रहा है।
उसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए इसका क्या बताना है, हमें कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में इसमें क्या क्या बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको इतना करना है कि इसको एक बार ट्राई करके देखो। मैं यहां पे कुछ टाइम के लिए इसको पॉज कर रहा हूं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको पॉज कर रहा हूं। मतलब पॉज का मतलब ये है कि मैं कुछ टाइम के लिए बोलूंगा नहीं, आप अपना लिख के देखो। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10 मिनट के टाइम में आप कितना कर सकते हो देखो एक बार। ठीक है,
बस बाय। टाइम दे रखा 10 मिनट क्वेश्चन करने। टाइम होने वाला है शायद। टाइम होने वाला है आपका। कितना टाइम बचा है? मात्र 1 मिनट बची है बस आपके पास। ठीक है, चलो देखते हैं आपने जितना किया है। चलो एक बार इसका रिव्यू देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और पिछली साल जब ये आया था तो ऑलमोस्ट लोगों ने ये कर दिया था। इसमें देखो क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा हुआ था, कुछ कीवर्ड्स जो हमने देखे यहाँ पे। पहली बात तो मेन फीचर बताने। अब देखो वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन में वैदिक सोसाइटी के बारे में बताओगे। दूसरा क्या है कि उसका जो टाइम पीरियड वगैरह ये सब बताओगे, थोड़ा बहुत उसका मेन फीचर बता दोगे। साथ में क्या है, ये सब बताने के बाद आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि क्यों वैदिक सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका आपको क्या बताना है कि भाई उसका महत्व क्या है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आपको वैदिक सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड कुछ फीचर्स बताने हैं, और बाद में उस और ये बताना है कि जो उस समय, और वो वाले फीचर्स बताने हैं जो उस समय जो मतलब भाई चल रहे थे, उस समय जो मतलब भाई रेलेवेंट थे और वो आज भी रेलेवेंट है।
और फिर हमें उनको ये बताना चाहिए था कि भाई ऐसे वैदिक ट्रेडिशन जो है, जो मतलब ऐसी जो चीजें जिनकी वजह से ये वैदिक जो ट्रेडिशन है ये कम हुआ है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। पहले मैं इंग्लिश में, हिंदी में ही बता देता हूं। देखो क्या है, यहां पे क्या कह रहा है वो, हमें एक बार पेन ले लेता हूं। देखो क्या कह रहा है कि जो वैदिक जो सोसाइटी है, अगर हम इसकी बात करें, वैदिक काल है ये लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व फैला हुआ था, और ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना है। इसने भारत के समाज और धर्म को प्रभावित किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एक दो चीजें और डाल सकते थे आप अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है, कुछ चीजें और इसमें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा वो परिचय बता रहा हूँ कि आप परिचय में ये सब डालोगे। अब देखो कुछ प्रमुख ऐसी विशेषताएं थी जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत थी। जैसे उस टाइम के ऊपर जो यज्ञ वगैरह जो होते थे, अनुष्ठान वगैरह या बलिदान वगैरह जो होते थे, वो देवताओं को क्या है और लाभों के लिए मंत्रों का भी साथ में अनुष्ठान किया जाता था, जो कि आज के समय भी वो रेलेवेंट है। आज के टाइम में भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं। वर्ण व्यवस्था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है हो जाता है, कौशल और योग्यता के आधार पर समाज में जो भूमिकाएं हैं वो जो शुरू में दी गई थी, बाद में वो क्या है, जाति प्रथा के रूप में व्यवस्थित हो गई। कहने का मतलब ये है कि पहले जो कौशल और योग्यता के आधार पर समाज में भूमिकाएं थी, लेकिन बाद में वो जाति व्यवस्था बन गई। ठीक है, तो इस वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बताओगे तो पहला तो देखो क्या था, यज्ञ वगैरह, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा धर्म की जो अवधारणा थी। यानी विभिन्न ऐसे, मैं देखो मॉडल आंसर बता रहा हूं, आप अपनी तरफ से और भी इसमें पॉइंट डाल सकते हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक मतलब वो बता रहा हूं, मतलब भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट डाले जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से और भी चीजें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्या है, धर्म की अवधारणा। अब देखो धर्म की अवधारणा क्या है भाई, मेरे पास इसमें यह बोला गया है कि भाई विभिन्न जो जीवन चरणों या भूमिकाओं के लिए नैतिक और आचारिक अवधारणाएं थी। कहने का मतलब जो धर्म है, धर्म के बारे में भी हमें क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई जो उस समय का जो धार्मिक जो जो मतलब भाई आंदोलन चले, या फिर उस समय नए नए जो है वैदिक काल में क्या था भाई, जो आप देखते हो कि बहुत तरह के जो भगवान होते थे। ठीक है, अब उनको खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे। तो धर्म जो था ना, वो विभिन्न जो जीवन चरण थे, जैसे आप विभिन्न जीवन चरणों की बात करते हैं तो जैसे कि भाई आपके 4 फोल्ड होते थे, जिसमें आपके भाई क्या होते थे भाई, जैसे कोई यंग है, ठीक है, उसके बाद वो उसकी जो एज है जैसे बढ़ती जाएगी, पहला जो चरण था उसे हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कि भाई अपने हिंदी भाषा में कि भाई एक प्रकार से उसको क्या बोल देते हैं, जैसे आप ये नहीं बोलते हो कि भाई एक प्रकार से उसका जो जीवन है वो 4 चरणों में विभाजित है। पहला होता है जिसमें उसको क्या करना है भाई, उसका जो बच्चा होता है जिस टाइम के ऊपर, ठीक है, तो उसका बचपन होता है। दूसरा जो काल होता है जिसमें उसको क्या है कि भाई एक प्रकार से पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। तीसरा जो काल होता है जिसमें उसको शादी वगैरह करनी है, और जो चौथा जो काल होता है जिसमें मतलब कि उसे ये सब कुछ त्याग के आगे बढ़ जाना है। तो ये विभिन्न जो चरण थे ना, ये इनकी भूमिकाओं और उनके जो नैतिक जो आचारिक अवधारणा है उनके बारे में बताना था। ठीक है, अब देखो धर्म की अवधारणा वगैरह ये हमने अभी देख लिया ये पॉइंट। अब देखो दार्शनिक कुछ ग्रंथ वगैरह भी थे, जैसे उपनिषद वगैरह, जैसे स्वयं आत्मा परमात्मा, ठीक है, ज्ञानोदय मोक्ष वगैरह, इन सब के बारे में भी क्या है बहुत सारे ग्रंथ वगैरह बने थे, जो आज के टाइम में भी जिनको क्या है जो रेलेवेंट है, जिन्हें पढ़ के जो जो क्या है लोग आजकल क्या है अपने जीवन को क्या है जीते हैं उनके बेसिस के ऊपर। अच्छा, संसार और कर्म की अवधारणा भी इन्होंने दी, जैसे जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का जो चक्र है, इन सब को आज भी लोग मानते हैं और इन्हें रेलेवेंट मानते हैं आज के टाइम में। ठीक है, और इनके लिए बहुत सारे ऐसे नियम वगैरह भी बने थे। ठीक है,
अब देखो आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में ऐसी कौन सी विरासत है जिनका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम अनुष्ठान और त्योहार वगैरह जो देखते हैं, आज भी हम इन सब चीजों को मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दर्शन, जैसे कि भाई जो वेदांत है, योग है, ये क्या करते हैं, विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं। जैसे सत्यमेव जयते जो हमने मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ये क्या है, आज भी रिलेवेंट है कि सत्य की ही जीत होती है। तो ये जो है ना, हमें जो दार्शनिक शास्त्र जो थे, उन्होंने जब इनमें डाला गया था उपनिषद वगैरह में, तो वो आज भी हम फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं इथिक्स का बहुत बड़ा सेक्शन आपका उपनिषद के ऊपर टिका हुआ है। प्राथमिक जो प्राकृतिक जो तत्व है, जैसे गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, आज भी हम उनको क्या है, श्रद्धा या संस्कृति से निहित करते हैं। आज भी उन्हें हम अपने संस्कृति में शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे उत्सव या नृत्य वगैरह भी होते थे, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी वगैरह है, शास्त्रीय नृत्य है। ये कुछ चीजें हमें वैदिक ग्रंथों में भी उनकी कहानियां दर्शाई गई है, तो वो आज के टाइम में भी ये सब होते हैं और इनको क्या है, इस्तेमाल किया जाता है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। उसके अलावा देखो आयुर्वेद और चिकित्सा। अब आप जानते ही होंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न अगर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है, तो साथ के साथ आयुर्वेद और चिकित्सा का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। वैदिक जो ज्ञान है, आज भी उसके ऊपर आधारित जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, उसको भी हम क्या है, आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, मतलब रेलेवेंट मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसका बहुत महत्व है। और ये जिनका भारत में बहुत बखूबी तरीके से अभ्यास किया जाता है। ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे कारक भी थे जिनसे वैदिक परंपराओं को जो कम हुई है, जैसे भाई शहरीकरण है या आधुनिकरण बढ़ने की वजह से क्या हुआ भाई, जैसे कृषि और पशुपालन है, वो क्या है, जो पारंपरिक जो प्रथाएं जो थी उनको कम करके जो प्राथमिकताएं हैं वो हटा दी गई हमने इनकी। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पशुओं का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषि पालन का भी, जो कृषि वगैरह या पशुपालन है उससे हम दूर जा रहे हैं। तो वैदिक समाज क्या है, ये उनके अभिन्न अंग थी जो कि उस टाइम के ऊपर, आज के टाइम में ये हमारे लिए जैसे जैसे शहरीकरण या आधुनिकरण बढ़ रहा है, तो ये जो है ना हमारे लिए रेलेवेंट जो है नहीं रहे। इतने धीरे धीरे हम क्या है, कृषि से दूर जा रहे हैं, पशुपालन से दूर जा रहे हैं। ये देखो एक इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है भाई, जो प्रौद्योगिकी वगैरह है, उसकी वजह से क्या हुआ, विचारों में एक व्यापक श्रृंखला से अवगत कराया है। यानी भाई इन्होंने क्या किया, इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है ना सहित बहुत सारी जो प्रौद्योगिकी है, इसने लोगों को विचारों की एक व्यापक श्रृंखला से अवगत कराया। भाई जैसे आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर ओशो वगैरह के बहुत सारे थॉट्स वगैरह आते हैं, या कुछ ऐसे भाई लीडर थे, उनके जो विचार हमें इजीली मिल जाते हैं। पहले टाइम में ये नहीं मिलते थे। पहले टाइम में क्या होता था कि भाई उन विचारों के लिए गुरु के नजदीक जाना पड़ता था। लेकिन आज सोशल मीडिया ये सब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको क्या है, चेंज करके रख दिया है। हम क्या है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वैश्वीकरण देखो, वैश्विक संस्कृति और विचार के संपर्क में आने से महानगरीय जो जीवन शैली है ना, वो क्या हो गई है, हमारे पास जीवन शैली पे प्रभाव पड़ा है और जो विश्व दृष्टिकोण विकसित हुआ है। कहने का मतलब अब क्या है, हम जो वैश्विक लेवल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं भाई, जो ये विचार वगैरह है उनको क्या है, अपने अंदर निहित कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं निष्कर्ष की बात करता हूं, देखो प्राचीन परंपराओं के समकालीन प्रभाव के बीच का अंतर संबंध भारत की अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए अनुकूलन की क्षमता को दर्शाता है। यह उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और विकास करने और बदलाव को अपनाने की उसकी क्षमताओं को दर्शाता है। अब देखो निष्कर्ष में कुछ चीजें और ऐड हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है। इसमें प्रॉपर इसका मैं ये आंसर नहीं मान सकता। ठीक है। तो इसकी जो है ना, इसका जो एक सॉल्यूशन है वो मैं क्या है, इसका एक दूसरा जो पहलू होगा ना, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको एक दूसरा पहलू और दूंगा मैं।
मैं अपनी तरफ से एक क्या है कुछ चीजें ऐड करके एक नया जो क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी चीजें ऐड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि भाई ये वाला तो ऑप्शन देख, मतलब ये वाला तो मॉडल आंसर देखना ही देखना है, जो दूसरा मैं अपनी तरफ से बना के दूंगा उसको और जरूर देखना आप, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी कमियां लगी इस मॉडल आंसर में। तो इसमें देखो वही है, वही जो अगर इंग्लिश में देखें कि भाई ये क्या है, रिचुअल सेक्रीफाइसेस वगैरह देखने को मिले थे, वरना सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मोरल और इथिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफरेंट जो है ना लाइफ स्टेजेस के ऊपर वो क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि रोल्स ऑफ सोसाइटी है वो भाई स्किल और एप्टीट्यूड के ऊपर है, बाद में उसने क्या किया, ये कास्ट सिस्टम में बदल गई। जो रिचुअल्स है वो मंत्रा वगैरह है वो किस लिए थे भाई, जो देवताओं को खुश करने के लिए, और साथ में क्या है अपने बेनिफिट के लिए थे, ठीक है। अब देखो फिलोसॉफिकल अगर टेक्स्ट्स की बात करें जैसे उपनिषद वगैरह, तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ये सेल्फ यानी आत्मा या अल्टीमेट रियलिटी यानी जो ब्रह्म है उनके बारे में, या फिर पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट यानी मोक्ष के बारे में मतलब भाई बताता है ये जो फिलोसफी है, ठीक है। इन्हीं फिलोसफीज को फॉलो करके ही तो भगवान बुद्धा है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा और कर्म, जो जो संसारा और जो कर्म है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें यहां से ही देखने को मिलता है, जैसे साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, फर्स्ट रिचुअलिस्टिक और देयर स्पिरिचुअल जो है उनकी जो चीजें हैं, ये जो आइडिया है ना ये हमें यहीं से पता चलता है, ठीक है। ये हमारे वैदिक काल में हमारे जो वेदों में या फिर उपनिषदों में लिखी हुई है। अब देखो मॉडर्न टाइम में वैदिक जो लेगेसी है, वैदिक लेगेसी जो रिमेन्स है रह गई है, तो वो क्या है, रिचुअल और फेस्टिवल्स वगैरह है, जैसे वैदिक रिचुअल दीपावली वगैरह है, ये हमारे कल्चर का पार्ट हो गया है, ठीक है। फिलोसॉफी की बात करें तो वैदिक फिलोसॉफी है उसने बहुत सारे स्कूल जो थॉट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, जैसे वेदांता है, योगा है, सत्यमेव जयते जो हमने उपनिषद जो मुंडका उपनिषद से लिया है। तो ये जो है ना फिलोसफी भी हमारे पुराने टाइम के वैदिक कल्चर जो है उससे ही निकल के आई है, और इन्होंने आज की जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। नेचुरल जो एलिमेंट वगैरह है, जैसे कि भाई नेचुरल एलिमेंट या सैक्रेड रिवर्स वगैरह है, उनका आज भी क्या है हमारे मतलब समाज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और उनको हम क्या है अपना कल्चर का हिस्सा मानने लगे हैं। सेलिब्रेशन है जैसे कि डांस वांस वगैरह, डांस फॉर्म वगैरह है, भरतनाट्यम वगैरह, स्टोरी टेलिंग जो वगैरह है, वो हमें वैदिक टेक्स्ट में जो दिया गया है वो आज के टाइम में भी हमें इन क्या है आर्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। आयुर्वेदा और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो देखो आयुर्वेद और मेडिसिन वगैरह है, ये एंशियंट मेडिसिन सिस्टम जो है ना, जो वैदिक टाइम का था, जो वैदिक नॉलेज का था, आज के टाइम में भी प्रैक्टिस होता है, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर है जो रिड्यूस कर रहे हैं आज के वैदिक ट्रेडिशन को, जैसे अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। इसकी वजह से हमारी जो प्रायोरिटीज है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से शिफ्ट हो गई है। अब वो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस जो पहले होती थी, पास्टोरियल जो प्रैक्टिस होती थी, उन्होंने क्या कर दिया है, यूज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से विच वर इंटीग्रल टू द वैदिक सोसाइटी, ये क्या है इंटीग्रल था जो कि वैदिक सोसाइटी का ही भाग था। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने क्या किया, बहुत सारे पीपल को एक्सपोज किया है उनके वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आज के टाइम में हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है, जैसे एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल कल्चर, भाई हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरे कल्चर से भी तो प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे देशों में जो चीजें होती हैं हम उन्हें यहाँ पे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना उनका जो लाइफस्टाइल है, वर्ल्ड व्यूज हैं, उन बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े कंट्रियों के, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हमारे जो बिलीफ सिस्टम है या जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है
उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और जो कि हमारा वैदिक टाइम से जो चीजें चल रही थी उनको चेंज कर रहा है। कंक्लूजन में देखो क्या है, इंटरप्ले बिटवीन द एंशिएंट ट्रेडिशन और कंट्रेरी इन्फ्लुएंस। भाई जो अगर हम बात करें, जो एंशिएंट ट्रेडिशन है और आज के जो कंट्रेरी जो इन्फ्लुएंस है, इनको अगर देखें तो इंडिया की जो एबिलिटी है टू एडेप्ट वाइल द प्रिजर्विंग इट्स हेरिटेज, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, शादियां देखो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होने लग गई है। डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब क्या है, ये भाई ट्रेडिशनल नहीं था ना हमारा, ये बाहर से आया हुआ कल्चर है, और हमने क्या किया, उसमें भी हमने अपने अपने जो है ना ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है। जैसे शादियां हो रही है तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी, तो वो भी कैसे हो रही है, वो भी 7 फेरे लेकर, वो भी आग के चारों तरफ फेरे लेकर। ठीक है, तो कहने का मतलब आज भी हम क्या है, अपने ट्रेडिशन को बांध के पकड़े हुए हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं रहे हैं, और इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के बाद। इसका देखो सीधा एग्जांपल ये है, जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि भाई करवा चौथ का जो व्रत वगैरह जो आज के टाइम में देख रहे हो, ये करवा चौथ का व्रत वगैरह ये पंजाबियों का होता था। लेकिन जैसे जैसे मूवीज आई, उन मूवीज ने हमारे माइंड को कन्वर्ट किया है, हमें भी ये लगा कि भाई ये सब करना चाहिए, और आज के टाइम में ये विमेन्स बड़े पैमाने के ऊपर जो करवा चौथ का व्रत रख रही है। ये हमारा जो कल्चर है ना, वो कल्चर था, उसमें कल्चरल जो अगर देखें, हमारे जैसे हरियाणा की बता सकता हूँ, हरियाणा में क्या हरियाली तीज होती है, उसे उसे क्या है, महिलाओं का त्योहार माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो है ना, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई, और हमारे पास जो वैल्यू बढ़ने लगी किसकी, वो करवा चौथ के व्रत की। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये क्या कर रही है, हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी दिस रिफ्लेक्ट इट्स कल्चर रिचनेस कैपेसिटी इन्वॉल्व द एम्ब्रेस चेंज। और ये क्या कर रही है, ये इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ, और वो हमारे कल्चर को और इनको रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको चेंज, मतलब भाई उसको क्या कर रही है, कल्चर को एक प्रकार से मतलब भाई इफेक्ट भी कर रही है, और उसको चेंज भी ला रही है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा दिया है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ये 2024 में जो पेपर हुआ है उसके पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी फॉर द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उत्तर वैदिक काल से, और मतलब भाई ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जो समाज और अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, वो सब हमें बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखना है। इन दोनों के क्या है, मैं मॉडल आंसर जो है आपको करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो पिछला जो मतलब जो क्वेश्चन हमने किया है, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती थी, मैंने क्या है कम नंबर मतलब एक कम वर्ड के चक्कर में इसमें कुछ ही चीजें डाली है। ठीक है, इसमें कुछ ही चीजें डाली है, लेकिन इसमें जो बताया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें अगर डालोगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।